हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज हम कक्षा 12 की एनसीईआरटी में चैप्टर 4 लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी इस परीक्षा को के साथ साथ में अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें देखिए, ये सभी प्रकार की परीक्षाओं का इसमें इम्पोर्टेंट है। और इसमें कक्षा 12 से ही नहीं, और भी परीक्षाओं में एक क्वेश्चन इस कोई भी परीक्षा दीजिए, इस लेसन से एक प्रश्न आपको मिलता ही मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। परिचय में देखिए, इस अध्याय में हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि एक उभरते हुए विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का पुनर्निर्माण की बातें हो रही थी। इन्हीं चुनौतियों में से एक थी अमेरिका की शक्ति को बढ़ना। सुधार की प्रक्रियाओं और उनकी कठिनाइयों की एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होने वाले बदलाव हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत का जुड़ाव और सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर उसका विशेष दृष्टिकोण अपने आप में जानकारी के लिए अहम विषय है। इस अध्याय का अंत इस सवाल से किया गया है कि क्या संयुक्त राष्ट्र ऐसे विश्व में कोई भूमिका निभा सकता है जिससे किसी एक महाशक्ति को दबदबा हो। इस अध्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर चर्चा की गई, जिसमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट किसका है, हमारा यूएनओ का है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है। इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है और इसके चारों तरफ जैतून की पत्तियां हैं। ये पत्तियां विश्व शांति का संकेत करती हैं। इसमें पहले कार्टून कोना दिखाया गया है कि ये जून 2006 के दौरान इजराइल के लेबनान पर हमला किया था। उनका कहना था कि उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह पर नियंत्रण करने के लिए हमला ज़रूरी था। भारी संख्या में आम नागरिक भी मारे जाते हैं और कई सार्वजनिक इमारत और रिहायशी इलाके इजरायली बमबारी की चपेट में आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मामले पर एक प्रस्ताव बाद यानी अगस्त में पास किया और इजराइल की जो सेना थी उसको, जिसके कारण उससे वापस होना पड़ा। ये दोनों कार्टून इस संकट के संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके महासचिव की भूमिका पर टिप्पणी करते हैं। अब देखिए, इसमें जो है बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है कि उस वक्त जो महासचिव थे और वहाँ पर हमले के बाद की स्थिति क्या थी, वहाँ पर कैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारा यूएनओ था उसने कैसे इस स्थिति को हैंडल किया, है ना। देखिए, हमें पहली बात आती है, हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है। देखिए, पहला जब विश्व युद्ध होता है तो उसमें राष्ट्र संघ का निर्माण होता है, लीग ऑफ नेशन जिसे कहा जाता है। लेकिन लीग ऑफ नेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होती है, वो कई मसलों में असफल रहती है। बहुत सारी खामियां होती, बहुत सारे कारण होते हैं, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध होता है। उसके बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम जो होता है संयुक्त राष्ट्र संघ होता है, और जो कि ज़्यादा इसको शक्तिशाली बनाया जाता है, इसका प्रयास किया जाता है। तो ये आता है कि ज़रूरत क्या है इसकी, इस संगठन की ज़रूरत हमें क्यों होनी चाहिए, क्या ज़रूरत है। तो एक और इस कार्टून और टिप्पणियाँ हैं, जो दूसरी ओर हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आज दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। अमूमन यूएन कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व भर में बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। यह संगठन की नज़र में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की ज़रूरत क्यों है। आइए हम ऐसे दो विचारों को पढ़ते हैं जिन्हें संगठन के कामकाज की अंदरूनी जानकारी थी। पहली जानकारी, जो दूसरे सचिव हैं डेग हैमरशोल्ड, ये क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए। देखिए, नरकी जीवन से बचाने के लिए, कोई विपत्ति आ रही, कोई आपदा आ रही है या कोई युद्ध जैसी स्थिति हो रही है, उसमें आम जो जनता है, मानव है, उसके लिए ये नहीं कहा जा रहा उसका जीवन बेहतर हो, लेकिन ये कह रहा है कि उसका जीवन बद से बदतर ना हो। वो एक
मानवीय जीवन जिए, ना कि एक नरकी जीवन जिए। दूसरा एक है बतकही की चौपाल। ठीक कहा आपने, संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती हैं, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते थे कि हथियार लड़ाने से बढ़िया है जबान लड़ाई जाए। क्या बात बेहतर नहीं कि ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया भर के सारे देश इकट्ठे हों और कभी कदार अपनी बातों को एक दूसरे का सर खाएं। बनिस्पत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने के। शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र संघ में सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व अवर सचिव थे। ये शशि थरूर अभी भी हैं, बहुत बढ़िया चिंतक विचारक हैं। और इन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा होगा तो ये बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि हम वाक युद्ध कर रहे हैं। हालांकि इनका पक्ष अलग तरीके का रहा, लेकिन कहीं ना कहीं उस युद्ध की बजाय वाक युद्ध ज़्यादा बेहतर है। ये दो उदाहरण एक महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्ज की दवा नहीं है, लेकिन वे महत्वपूर्ण जरूर हैं। हर एक स्थिति को इससे नहीं निपटा जा सकता, माना हर एक समस्या का समाधान नहीं कर सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं उससे उस चीज़ को थोड़ा बहुत हमें संतुष्टि के तौर पे थोड़ा बहुत हम उसे कम कर सकते हैं, है ना। क्या कहा गया कि महत्वपूर्ण है, दवा ने पूरी तरह ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन एक उपचारात्मक तरीके में, जैसे कहते हैं ना कि दवा नहीं है लेकिन परहेज के तौर पे आप मान सकते हैं इसको। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मामलों में मदद करते हैं। वे देशों की सहायता करते हैं ताकि हम सब की बेहतर जीवन स्थितियां कायम हों। देश के बीच मनमुटाव और झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अपने वैर विरोध के कारण वे एक दूसरे से युद्ध ठान लें। इसकी वजह से वे विभेद के मसलों पर बातचीत कर सकते हैं और उसका शांतिपूर्ण समाधान ढूंढ सकते हैं। वस्तुतः अधिकांश झगड़े और विभेदों का समाधान बिना युद्ध के ही हो सकता है। अब कहा जाता है ना कि बहुत सारी बातों का जो समाधान होता है, आप बहुत सारी बातें अगर जो हैं तो उन बातों को आप अगर जो हल करना चाहते हैं तो बैठ के, कहते हैं ना, कुछ बातों का समाधान आप बैठ के भी कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि बिना युद्ध के भी बहुत सारी बातों का समाधान हो सकता है, लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर कम ध्यान जाता है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन कोई शक्तिशाली राज्य नहीं होता, उनकी अपने सदस्यों पर धौंस चलती हो। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण विभिन्न राज्य ही करते हैं और उनके मामले के लिए जवाबदेह होता है। जब राज्य इस बात पर सहमति होती है कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए, तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं। अब उसमें सदस्य के तौर पे हैं तो उनकी बात मानेंगे वो लोग, और मानेंगे तो उस पर अमल करेंगे, कार्य करेंगे। तो ऐसे नहीं हो रहा कि वो एक लोग, कई लोग मिलेंगे, संगठन बनाएंगे, संगठन के नियमों को भी मानेंगे, उनमें सहमति होगी। एक बार इसका निर्माण हो जाए तो ये सदस्य समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद कर सकते हैं। कोई भी समस्या आती है, कोई स्थिति होती है, तो अन्य सदस्य मिलकर उस समस्या का समाधान करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के तरीके से एक और तरीके से मददगार होते हैं। राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही करना होता है। बस जैसे कुछ समस्याएं होती हैं ना कि आप उनको अकेले नहीं कर सकते, कई राष्ट्र मिलके ही कर पाएंगे, तभी वो समस्या का समाधान होगा। कुछ मसले इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं कि उनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी साथ मिलकर काम करें। इनकी एक मिसाल तो बीमारी ही है। कुछ रोगों को तब ही खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी के टीके लगाने में सहयोग करे। जैसे अब देखिए, पोलियो का टीका लगता है तो क्या होता है, सभी देशों में ये दिया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि पोलियो को जड़ से ख़त्म किया जाए। तो सभी का सहयोग इसमें ज़रूरी है। एक अगर जो लगवा रहा है तो दूसरा लगवाए, है ना, लगा रहा है तो लगवाए। हम ग्लोबल वार्मिंग, विश्वव्यापी तापमान वृद्धि और उसके प्रभावों के उदाहरण लें। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान बढ़ रहा है, इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो विश्व के समुद्री तटीय इलाके, जिसमें बड़े बड़े शहर भी शामिल हैं, डूब जाएंगे।
हर देश, जैसे हमारे देश में क्या है, बम्बई कहा जाता है बम्बई डूब जाएगा, है ना। और जो एक दो देश हैं जो मालदीव वगैरह हो गया, तो ये भी कहा जाता है कि जो ऐसी कुछ हो रही हो, ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो ये भी क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो समुद्र के ये डूब जाएंगे, जिसमें बड़े बड़े शहर हैं। हर देश अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों के समाधान ढूंढ सकता है। तब भी अंततः सबसे प्रभावकारी समाधान तो यही है कि वैश्विक ताप वृद्धि को रोका जाए, है ना। तो यहाँ देखिए, इसके लिए बड़े औद्योगिक देशों का सहयोग करना जरूरी है। यहाँ पे एक संगठन के बारे में बताया गया है, ये देख लेते हैं पहले क्या है। मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF ना। शीत युद्ध के बाद में कुछ संगठनों ने बड़ी भूमिका निभाई, खासकर विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इसमें से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय तकनीकी सहायता भी। देखिए, ये कोई देश अगर जिससे पैसा उधार ले रहा है तो भी सहायता देगा, तकनीकी किसी देश को चाहिए वो भी ये देगा। कौन? IMF, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं। 189 12 अप्रैल 2016 की स्थिति ऐसी है कि 189 देश इसके सदस्य हैं, लेकिन हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं है। समूह 7 के सदस्य अमेरिका हो गया, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा के पास 41.29% मत है। अन्य अग्रणी देशों में चीन, जहाँ पर 6.09, भारत 2.64%, रूस 2.59%, ब्राज़ील 2.22%, सऊदी अरब 2.02% है। अकेले अमेरिका के पास कितना इसमें प्रतिशत मताधिकार है? 16.52। दुर्भाग्य से सहयोग की ज़रूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना दोनों अलग बात है। कहते हैं आपकी मदद करेंगे और एक मदद कर दिए, तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो जैसे जो कह रहा है कि हम मदद करेंगे तो मदद करे, तो कहना और करना अलग अलग चीज़ें हैं। देश सहयोग करने की ज़रूरत को पहचान सकते हैं, लेकिन सहयोग का सबसे बेहतर तरीका क्या है, इस बात पर हमेशा उनकी भी सहमति नहीं हो सकती। सहयोग में आने वाली लागत का भार कौन कितना उठाएगा? सहयोग से होने वाले लाभ का आपसी बंटवारा न्यायोचित ढंग से कैसे होगा? मोल तोल के बाद जो भी तय हो जाए उससे कोई मुकरेगा नहीं। आपसी समझौते के बाद जो बातें हुई उनसे कोई भी दगा ना करे। इन बिंदुओं पर सभी देश सहमत नहीं है। अब सहमत नहीं है तो क्या है? सहमत नहीं होते। और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने में मदद कर सकता है। ऐसा संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा देख सकता है, ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबकी समुचित साझेदारी होगी, लाभ का बंटवारा न्यायोचित होगा और सदस्य एक बार समझौते में शामिल हो जाता तो वह समझौते की नियम शर्तों को पालन कर। मतलब ये है कि अगर आप इसके सदस्य हैं तो आपको इसके नियम को मानना पड़ेगा। इसके क्या क्या नियम और शर्तें हैं ये भी आपको मानना पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होता है वो सहयोग करने के उपाय और सूचना जुटाने में मदद कर सकता है। वो आपको सहयोग की, आपके यहाँ समस्या कोई है, जैसे कोई किसी के यहाँ किसी को फंड चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, या कोई किसी प्रकार की सूचनाएं चाहिए होती है जो उसके विकास में सहायक हो सके, तो ये सूचनाएं जो है वो देने के लिए तैयार रहता है। ऐसा संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है कि आपके यहाँ संगठन क्या है, इसके नियम क्या हैं, कैसे आपको नौकरशाही, ताकि सदस्यों को विश्वास हो जाए कि आने वाली लागत में सबकी समुचित भागीदारी होगी, लाभ का बंटवारा न्यायोचित होगा और कोई सदस्य इस बार समझौते में शामिल हो जाता है तो वह समझौते के नियमों का पालन करेगा। ये आपने समझा। अब इसके आगे देखते हैं शीत युद्ध के अंत के बाद। जब शीत युद्ध होता है
शीत युद्ध सोवियत संघ के विघटन के तुरंत बाद शीत युद्ध का अंत हो जाता है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता है, हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं, ये माना जा सकता है कि वो कुछ अच्छा कर सकता है, कुछ अलग भूमिका निभा सकता है। अमेरिका और उसके खेमे के देश विजेता बनकर उभरे, ऐसे में बहुत से लोगों और सरकारों को इस बात की चिंता सता रही थी कि अमेरिका की अगुवाई में पश्चिमी देश इतने ताकतवर हो जाएंगे कि क्या होगा, इतने ताकतवर हो जाएंगे कि उनकी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर लगाम कसना बहुत असंभव हो जाएगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के साथ संवाद और चर्चा में मददगार हो सकता है? क्या यह संगठन अमेरिका की सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है? इसमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे क्या ऐसा ये संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसा कर सकता है। इसके पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पहले क्या क्या भूमिका रही, तो इसको देखिए। पहला पॉइंट क्या है, ये पहला पॉइंट है अगस्त 1941 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए। जनवरी 1942 में ध्रुवीय शक्तियों के खिलाफ लड़े गए 26 मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिले और 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। कितने देशों ने? 26 देशों ने। अब आगे की कहानी बढ़ती है, फिर आते हैं पहले 1941, फिर 1941 से 1942, अब सीधे आ गए 1945। तीन बड़े नेता जो थे रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन ने याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महासम्मेलन करने का निर्णय लिया। अप्रैल मई 1945 में सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनने के मसले पर केंद्रित 2 महीने लंबा सम्मेलन संपन्न। 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर पर 50 देशों के हस्ताक्षर। कितने देशों के? 50 का 26 जून 1945 को। पोलैंड ने 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए। इस तरह इसकी जून में इतने लोगों ने किया और पोलैंड ने कब किया? यहाँ पे, है ना, हस्ताक्षर किए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने हो गए मूल संस्थापक सदस्य? 51 हो गए। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस बन जाता है। 30 अक्टूबर 1950 भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होता है। 24 को इसकी स्थापना हो रही है और 30 को भारत इसमें शामिल हो रहा है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, चलते हैं आगे। संयुक्त राष्ट्र का विकास। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़े के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप लीग ऑफ नेशंस, जो मैंने पहले बताया कि लीग ऑफ नेशंस का जन्म होता है। शुरुआती सफलताओं के बावजूद भी यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध न रोक सका। पहले की तुलना में इस महायुद्ध में कहीं ज़्यादा लोग मारे गए और घायल हुए, है ना। 1942 में संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के आधार पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में अमेरिका के युद्ध सूचना विभाग यूनाइटेड स्टेट ऑफिस ऑफ वार इंफॉर्मेशन द्वारा तैयार किया गया यह पोस्टर। इस पोस्टर में उन देशों को झंडों को देखा जा सकता है जिन्होंने मित्र राष्ट्रों के युद्धक प्रयासों का समर्थन करने का संकल्प किया था। यह पोस्टर का अर्थ यह महत्वपूर्ण है कि यह दिखाता है संयुक्त राष्ट्र की जड़ें युद्ध में थी। मतलब क्या था कि जो ये राष्ट्र हैं सहयोगी वाले, ये यहीं से ही इनकी भूमिका बनना शुरू हो गई है द्वितीय विश्व युद्ध से, है ना। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग की संरचना के बारे में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना के प्रमुख अंग। संरचना के में पहले क्या है? सहायक निकाय। सुरक्षा परिषद, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या है? सुरक्षा परिषद है। सबसे ज़्यादा मुख्य जो है कौन है? सुरक्षा परिषद। यहाँ 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं। चीन, कौन कौन से? चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और अमेरिका है।
इनको वीटो पावर मिला हुआ है। 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा 2 वर्षों के लिए निर्णय सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी होता है। मतलब जो ये निर्णय लेंगे सारे सदस्य इसको मानेंगे। सहायक निकाय, सैन्य समिति, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, पूर्व यूगोस्लाविया शांति संस्थापक अभियान और मिशन। अब आता है संबंध संगठन, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा, IAEA, आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों के प्रति ये उत्तरदायी है। अब आता है कार्यक्रम कोष, व्यापार और कोष सम्मेलन जिसे अंकटाड़ बोलते हैं, पर्यावरण कार्यक्रम, UNEP विकास कार्यक्रम, UNDP बाल कोष, यूनिसेफ जनसंख्या कोष, UNFPA शरणार्थी उच्चायोग, UNHCR विश्व खाद्य कार्यक्रम, WFP। अब इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश हैं। इनका चुनाव 9 वर्षों के लिए आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत के द्वारा किया जाता है। मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड हैग में है। अब सचिवालय के बारे में आते हैं। अन्य प्रमुख संगठनों के कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ है जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा 5 सालों के लिए कर सकती है सचिवालय में। अब इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? मानवाधिकार उच्च आयोग का कार्यकाल OHCHR संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय UNU और HIV एड्स कार्यक्रम UNAIDS ये जो है इसकी इकाइयाँ हैं। सहायक निकाय और समितियाँ तदर्थ निकाय हैं। संबंध संगठन क्या है? रासायनिक हथियारों पर निषेध के लिए संगठन। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जिसे बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृषि संगठन FAO, संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन जिसे यूनेस्को बोलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन IMO, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जिसे ITU बोला जाता है। अब आता है न्यासीता परिषद क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ, ये न्यासीता परिषद के बारे में देख लेते हैं। न्यासीता परिषद क्या है? न्यासीता परिषद संयुक्त राष्ट्र की न्यासीता प्रणाली के अंतर्गत आने वाले अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी पाउल के आज़ाद होने के साथ 1 नवंबर 1994 में यह परिषद स्थगित कर दी जाती है। अब आता है आर्थिक और सामाजिक। देखिए रासायनिक हथियारों पर निषेध के लिए संगठन बना है OPCW, है ना। अब आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या है? सदस्य देशों के चुनाव आम सभा द्वारा 3 वर्षों के लिए होता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद में कब हो रहा है? 3 सालों के लिए हो रहा है। सभी भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देते हुए 54 सदस्य हैं। विश्व व्यापार संगठन जिसे WTO बोलते हैं, ये विशेष कार्यों के लिए मानवाधिकार, मादक द्रव्य, टिकाऊ विकास, महिलाएं स्थिति के बारे में बताता है ना। और फिर क्षेत्रीय आयोग में क्या होता है? आर्थिक आयोग अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, कैरिबियाई देश। आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रांत, पश्चिम एशिया। अब इसमें आम सभा के बारे में देख लीजिए। आम सभा क्या है ना। आम सभा जिसमें सारे इसके प्रति ही जिम्मेदार हैं। तो क्या है? आम सभा में 193 है। देश इसके प्रतिनिधि हैं आम सभा के। सभी को एक समान मत है। प्रमुख निर्णय होते हैं वो क्या है? बाध्यकारी हैं सभी सदस्यों पर। जो भी निर्णय लिए जाएंगे इन सदस्यों के द्वारा ही लिए जाएंगे, है ना। तो ये इसके बारे में था। आगे हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक का रखते हैं, आगे का नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अपनी तैयारी ऐसे करते रहिए, समझते रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद। अपने राय ज़रूर दें जो आपको समझ में आ रहा हो, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।